इमेज हमने बना ली है कि पाकिस्तान में रिकवरी बहुत टफ है, लोग जो हैं वो शायद पैसे देते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम है टैक्सेशन के हवाले से हमारा कम नॉलेज होना, जो हम लोग इतने ज़्यादा उसके लिए ना एजुकेट हैं और ना हम करते हैं, बस सिर्फ हम डरते हैं कि जी टैक्स हो गया। हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम तो है कि हम लोग वो एक क्या कहते हैं, एक लाई लगे, जिधर लगाओ बस हम उधर ही चल पड़ते हैं। सीएनजी स्टेशंस खुल रहे थे तो सब सीएनजी स्टेशंस ही खोल रहे थे। उसके बाद अगर कोई एज ए बिल्डर काम कर रहा है तो सब एज ए बिल्डर ही काम कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सब प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अब हम दुबई में भी यही कर रहे हैं कि दुबई में इन्वेस्ट हो रहा है, बस हम सब लोग जो है दुबई में इन्वेस्ट कर लें। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की इस टाइम पे, कि आप इस टाइम पे जो आप बाइंग करेंगे वो आपको ज्यादा गेन देगी। हाँ भाई, क्या है भैया, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर रियल एस्टेट खरीदना चाह रहे हैं तो 1% पेमेंट प्लान, यानी 1% आपने मंथली देना है और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, तो आप बोलेंगे यार ये कौन सी कहानियां दे रहे हैं। पाकिस्तान में आ गया है गेम चेंजर, रेवोल्यूशन आ रहा है रियल एस्टेट में, जो कि पहली बार पाकिस्तान में आप 1% पेमेंट प्लान पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं एमजीसी के सीईओ चौधरी नुमान इफ्तिखार साहब, जिन्होंने समझाया हमें कि किस तरह आप 1% के साथ मालिक बन सकते हैं। और साथ ही साथ हमने बात की जो लोगों के कंसर्न होते हैं, खदशात होते हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट से रिलेटेड, या लोगों का खौफ होता है कि जी यहाँ की मार्केट डाउन है, दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, और जो लोगों के कंसर्न रहते हैं। और बड़े ज़बरदस्त उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद में आर्टिफिशियल बीच आ रहा है, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। आइए चल के नुमान साहब से बात करते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम नुमान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वालेकुम सलाम। हमें पहले ये बताइए, मैं आपकी चीज़ें पढ़ रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल जो है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारी ऑडियंस की, इसकी क्या हिस्ट्री है, कब स्टैब्लिश हुआ और क्या क्या आपकी सक्सेस रेट रहा है। मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल को 30 ईयर्स से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के आउटलेट्स हम ओवरऑल पाकिस्तान में मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें हमारा बेसिकली इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमारी जो हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तमाम होम अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये चीज़ें एक जो 0% डाउन पेमेंट फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। नाइस। तो ये हम डिफरेंट आउटलेट्स, तमाम पाकिस्तान के जो टॉप ब्रांड्स हैं उनके साथ हम बिजनेस करते आ रहे हैं कोई अर्सा 30 ईयर्स। नॉर्थ साहब, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे रिकवरी के लॉज भी नहीं हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग आगे पीछे हो जाएं, लंबे चक्कर हैं, तो मतलब आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया कि ये सिलसिला शुरू करने का, कि आप इंस्टॉलमेंट में चीज़ें देने का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में ये हम एक इमेज हमने बना ली है कि पाकिस्तान में रिकवरी बहुत टफ है और लोग जो हैं वो शायद पैसे देते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग अच्छे और बुरे हर जगह पे हैं, ओवरऑल द वर्ल्ड अगर हम देखें तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और हमें तो इसमें एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी बिज़नेस में गुजर गया। तो फिर रियल स्टेट में आने का कैसे सोचा आपने? रियल स्टेट में बेसिकली हमने एक आप ये कह लें कि एक प्रोडक्ट ऐड ऑन किया है, जिसमें हम लोग पहले होम अप्लाइंसेस दे इंस्टॉलमेंट्स पे, अब हम उसमें शॉप्स, अपार्टमेंट्स, ये सब चीज़ें भी इंस्टॉलमेंट पे ही सेल कर रहे हैं। तो बाकी रियल स्टेट में जो मेजर चीज़ है जो हम लोग सोचते थे उस टाइम पे भी और देखते रहे कि कोई भी आप बिज़नेस करते हैं उसमें मेन चीज़ होती है कि आपने सेविंग्स क्या की। तो कोई भी बिजनेसमैन है वो पैसा अपने बैंक्स में रख के नहीं बैठता, तो उसके ऊपर उसके एक माइंड में की चीज़ होती है कि मैं अपने एक साइड पे एसेट्स बनाऊँ, और वो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन एसेट जो है वो आपका एक प्रॉपर्टी है, जो आपको एक लीगलाइज तरीके से आप उसको बाय कर सकते हैं। फिर उसमें अगर आपको एक गेन आता है उसको आप प्रॉपर लीगली, वो आपकी एक वाइट मनी है और उस पर आपका एक टाइम के बाद इनकम टैक्स भी नहीं रहता। तो बेसिकली कोई बिज़नेस भी अगर आपने बुक्स से हट कर एक फिज़िकली प्रॉफिट निकालना है तो वो एक प्रॉपर्टी ही है। और इस बिज़नेस में हमें ये चीज़ समझ में आई कि आप या इंस्टॉलमेंट पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आप जो है एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में अगर अदर बिजनेसेस देखूं तो इसमें बानिस्बत हमें उसके कम लगता। सही। अच्छा, अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें तो आपने 1% प्लान इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में, इसके बारे में बताएं लोगों को कि मतलब 1% पेमेंट करके आप घर ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जो 1% पेमेंट प्लान है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हमने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया और अभी तक कोई और कर भी नहीं रहा। तो इसमें
जो अभी तक हमें इतनी ज़्यादा इस चीज़ से हमें नॉलेज नहीं है बाय करने का इंस्टॉलमेंट पे, तो लेकिन इससे हमें आसानी ये हो जाती है कि हमने सिर्फ एक 10% डाउन पेमेंट देनी है जो फर्स्ट पेमेंट है, और 1% मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपने देते रहना है, जिससे आप अपना घर ले सकते हैं, आप अपनी दुकान ले सकते हैं, और आप कोई होटल स्वीट्स हैं, ये चीज़ें आप सब परचेज कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट होगा। अच्छा, नॉर्मली जो हमने प्रैक्टिस देखी है पाकिस्तान में, बिल्डर्स जो होते हैं वो पहले पैसे ले लेते हैं, फिर पोजेशन कहते हैं देखी जाएगी। जैसे मैंने खुद एक दो जगह जहाँ इन्वेस्ट किया है, वहाँ मैंने 70-80-90% तक पे कर दिया, मगर अभी कंप्लीशन दूर दूर तक नहीं है, 1.5 साल तक। बट आपके यहाँ जो है आप बिल्कुल उल्टा करें, तो लाइक आप कैसे सर्वाइव करें इस बिज़नेस में? देखिए, हम तो जो एक बिज़नेस करते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें बेसिकली हम यही कर रहे थे कि लोगों को पहले प्रोडक्ट दे रहे थे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स ले रहे थे। तो हम एक तो वो एक अब टिपिकली कह लें कि एक बिल्डर नहीं है, तो हमने इसको प्रॉपर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या हैं, और आप उसको एक आसानी कैसे दे रहे हो, तो इस चीज़ के ऊपर हमने बेसिकली जो है वो अपना फोकस रखा, गोल रखा। तो इससे ये होगा कि हम पहले पोजीशन दे रहे होंगे, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट्स ले रहे होंगे, और इसके ऊपर हम कोई इंटरेस्ट भी उस पर चार्ज नहीं कर रहे होंगे, उसको कोई इसके अगेंस्ट हमें कोई गारंटी, कोई मॉर्गेज, इस तरह की चीज़ भी नहीं देनी पड़ रही होगी। तो जहाँ तक रही बात के सर्वाइवल, इसमें देखिए उस बिल्डर का सर्वाइवल तो इसमें डेफिनेटली नहीं है जो टोटली डिपेंड करेगा पब्लिक मनी पे। तो लेकिन अगर एक कोई भी बिजनेसमैन उसके अंदर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करे कि मैं एक प्रोडक्ट लूँ और उसको इंस्टॉलमेंट पे दूँ, तो जिससे आसानी भी डेफिनेटली लोगों के लिए होगी, और आप एक मार्केट के अंदर हमेशा जो है वो एक मुनफरिद रहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए नुमान साहब, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है 2017 में आपने शुरू किया, ठीक है, 2017 में माल मटेरियल की प्राइस ये थी। अब आपका प्रोजेक्ट है 5 साल का, बीच में कोविड भी आ गया, हुकूमत भी आगे पीछे हो गई, सरिये की प्राइस कहाँ निकल गई, सीमेंट की प्राइस कहाँ निकल गई, पेट्रोल दुनिया भर में महंगा हो गया, ये सारे फैक्टर्स भी आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि आपने अभी शुरू किया और 6 महीने बाद ख़त्म हो गया। तो इस किस्म के रिस्क को आप किस तरह मिटिगेट करते हैं अपने बिजनेस में? इसमें जो अगर कोई भी प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर्ड है ना, जो उसका आपने कमिटमेंट दी है, अगर उसके मुताबिक चीज़ें हैं, तो इसमें तो ये सब चीज़ें मैनेज्ड होती हैं। बाकी कोई भी प्रोजेक्ट अगर टाइमली डिलीवर नहीं होगा, तो उसमें तो इस तरह के कोविड आए या ना आए, ये इन्फ्लेशन के इशू हो या ना हो, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे। आपको ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है, अगर इन्फ्लेशन नहीं भी होगा तो वो मैनेजेबल नहीं रहती। तो सबसे पहले तो इसमें चीज़ें जो डिलीवरी टाइम है, नंबर 1, नंबर 2 पे आप इसमें ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप एक घर भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, तो उसके अंदर भी एक डेफिनेटली आपके क्लॉजेस मौजूद होती हैं कि अगर इस हद तक इन्फ्लेशन हुआ तो वो जो है एक आपका कॉन्ट्रैक्टर वो बियर करेगा, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस आ जाता है, तो वो आप पे कर रहे होते हैं। तो अगर मैं समझता हूँ टाइमली डिलीवर है, तो इसके अंदर ना बिल्डर को कोई लॉस है और ना एंड यूज़र को कोई लॉस है, अगर कोई थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ भी गया तो। यानी कि आप लोग थोड़ा रूम दे के वैसे ही चलते हैं, नागानी आफात। तकरीबन जो नॉर्मली 10% तक ही इन्फ्लेशन होता है, अगर हम एक रूटीन के स्टैंडर्ड्स को देखें, तो 10% तक जो वो बिल्डर के लिए मैनेजेबल है। हाँ, अगर 10% से ज़्यादा है, लेकिन जैसे भी हम पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं जो इन्फ्लेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपका ज़्यादा है। लेकिन वो भी अगर किसी ने बाइंग टाइमली की हुई है, तो डेफिनेटली जो उसका विनर है वो वही है। अगर वो इन्फ्लेशन की मद में एस्केलेशन जो है वो कोई बिल्डर उसको चार्ज करता भी है, वो कितना उसको चार्ज चलेगा, 20%, 30%, वो 100% नहीं हो सकता, जबकि वो इन्फ्लेशन जो है वो आपका 100% से ज़्यादा है। तो विनर एट द एंड जो है वो आपका एंड यूज़र है। अच्छा, टैक्सेस के बारे में बताएं कि इस पे कितना % टैक्स अप्लाई होता है? अच्छा, टैक्सेस के हवाले से जो है वो आपने एक जो क्वेश्चन किया वो इंटरेस्टिंग है। इस टाइम की जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो हमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम है टैक्सेशन के हवाले से हमारा कम नॉलेज होना। जो हम लोग इतने ज़्यादा उसके लिए ना एजुकेट हैं और ना हम करते हैं, बस सिर्फ हम डरते हैं कि जी टैक्स हो गया। तो अगर मैं इसको टैक्स की आपको बात करूं, प्रॉब्लम टैक्स का कहाँ पर आया है, जो आप ओपन लैंड्स ले रहे हैं, ओपन लैंड्स में
एक FPR वैल्यू थी या एक DC वैल्यू थी, वो प्राइसेस बेसिकली उन्होंने बढ़ा दिए, वो नियर टू एक्चुअल वैल्यू के वो आ गई हैं। सपोज कि अगर आपने एक प्लॉट 50 लाख रुपए का लिया, तो पहले उसका DC रेट 10 लाख रुपए था, तो आपको टैक्सेस अप्लाई होते थे 10 लाख पे, तो अब वो तकरीबन वो 40 लाख पे आ गया। ठीक है, वो अगर 50 लाख उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, तो वो 40 लाख रुपीज़ के ऊपर आप टैक्स पे करें, तो हमारा माइंडसेट क्या बन गया, टैक्सेस ज़्यादा हो गए, जबकि टैक्सेस उस पर डिफरेंस आया है वो एक विद होल्डिंग टैक्स में है, और विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एडजस्टेबल टैक्स है, ना कि एक फाइनल टैक्स है। तो अब वो एडजस्टेबल टैक्स के अंदर अगर आपका वो 1-2% का डिफरेंस आया भी है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो लेकिन इसमें जो अगर मैं एज ए बिल्डर मैं आपसे बात करूं, तो जो हम बाय करते हैं एक बुकिंग पे, अगर फॉर एग्जांपल हमने एक अपार्टमेंट बुक करवाया, तो उसमें हम सिर्फ 3% टैक्स जो है वो आपने विद होल्डिंग टैक्स देना है, इसके अलावा और कोई टैक्स नहीं है। और 3% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी आपका टैक्स रिटर्न के अंदर जाके एडजस्टेबल है। और जैसे अगर हमने भी आपको बताया 1% पेमेंट प्लान का, तो सपोज कि अगर 1 करोड़ रुपए का यूनिट है, तो उसमें आपने हमें सिर्फ 10 लाख रुपया फर्स्ट पेमेंट देनी है और 1 लाख रुपया उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। अब 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स जो वो सिर्फ 30,000 रुपीज़ जो बनेगा। और हम तो अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट इस तरह से भी कर रहे होते हैं कि वो टैक्स भी क्लाइंट की बिहाफ पे हमारी कंपनी MGC पे कर रही होती है, जो उसकी फर्स्ट पेमेंट का टैक्स होता है, और वो टैक्स रिटर्न में एडजस्ट जो हमारा क्लाइंट कर रहा होता है। तो टैक्स इशू देखा जाए तो वो नहीं है, स्पेशली बुकिंग वाले प्रोडक्ट्स में, क्योंकि आपने टैक्स भी इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है, तो इतना फील नहीं होता, तो वो फील नहीं होता, वो इतना बड़ा टैक्स है भी नहीं है। अगर मैं इसमें इंटरनेशनल की मार्केट की बात करूं, जैसे अभी दुबई है, तो वहाँ पे हम कहते हैं जी एक टैक्स फ्री कंट्री चीज़ है। अब देखा जाए तो वहाँ डेवलपमेंट लैंड जो है आपका DLD, उनके जो चार्जेस है वो 4% लमसम आपने 1 गो में पे करने हैं। तो वो आपने लमसम जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं, तो वो उसको टैक्स नेम नहीं दे रहे, लेकिन इससे ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन वो आपको फील नहीं हो रहा। यहाँ तो अपने हिसाब से कुछ भी पे नहीं करना। वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस और बड़ा हिडन चार्जेस जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल, हम उसमें वहाँ पे हिडन चार्जेस हैं। और फिर यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ ओवरऑल आपके कराची से भी, इस्लामाबाद से और दुबई से, तो वहाँ पे हम लोग जो मैनेजमेंट चार्जेस हैं अब वो हमें एनुअली पे करने पड़ते हैं। अब वो वहाँ पे जाके हम यूनिट तो बाय कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसको ऑपरेशनल करने की तरफ आते हैं, फिर पता चलता है कि हमारी प्रॉपर्टी भी अपनी है, लेकिन इसके अब साल हम उसमें रह रहे हैं या नहीं रह रहे, हमने साल के उसमें एडवांस जो है वो चार्जेस पे करने हैं, जबकि यहाँ पे मैनेजमेंट चार्जेस है वो भी हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे होते हैं। इसी तरीके से बुकिंग टाइम पे हमने जो एक वो DLD 4% है वो भी हमने जो है वो इकट्ठा पे करना है। तो ये डिफरेंसेस है जो हमें एक ना नॉलेज होने की वजह से हम लोगों ने एक मिसकॉन्सेप्शन माइंड में क्रिएट किया हुआ, यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा हो गए, लेकिन ऐसा जो एक्चुअल है वो ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने अभी दुबई की बात की, अमूमी तौर पे अभी आजकल में रुझान ये देखा जा रहा है, मार्केट में ये बात है कि जी पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट थोड़ी डाउन चल रही है, इसलिए ज़्यादातर लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप एज अ रियल एस्टेट इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल मैं आपके से एग्री करूँगा कि हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम तो है कि हम लोग वो एक क्या कहते हैं, एक लाई लगे, जिधर लगाओ बस हम उधर ही चल पड़ते हैं। CNG स्टेशंस खुल रहे थे तो सब CNG स्टेशंस ही खोल रहे थे। उसके बाद अगर कोई एज ए बिल्डर काम कर रहा है तो सब एज ए बिल्डर ही काम कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सब प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये है कि अब हम दुबई में भी यही कर रहे हैं कि दुबई में इन्वेस्ट हो रहा है और बस हम सब लोग जो है दुबई में इन्वेस्ट कर लें। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हम लोग जाके वहाँ की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं हमें समझ में फिर भी पाकिस्तानी आता है, चाहे हम टैक्सेस को देख लें, चाहे हम ओवरऑल टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट देख लें, और मेन चीज़ कि आपका वीज़ा देख लें। अभी तो वहाँ पे हम देख रहे होते हैं जी ठीक है हमें एक गोल्डन वीज़ा मिल गया या हम एक वहाँ के परमानेंट वीज़ा अप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो हम प्रॉपरली जो है वो रह रहे हैं और यहाँ के हम शहरी हैं, तो हमें यहाँ की इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और जिस तरह की डिटेल हमारे पास एक एक इंच की कैलकुलेशन अपने पाकिस्तान की है कि कहाँ पे लैंड अप्रिशिएट करेगी, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, कहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, तो ये चीज़ें शायद हमें वहाँ पे हमें नहीं पता होती। दुबई से पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी का हमने एक माइंड सेट कर लिया है कि ये डाउन जा रही है, तो इसमें मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या दुबई है या ओवरऑल दुनिया में कहीं भी है जहाँ पे एक
मार्केट में पीक टाइम है प्रॉपर्टी पे, तो क्या वो डाउन नहीं होगी? या अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो उसमें वो वहाँ पे डाउन नहीं होती आई। तो वहाँ पे भी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आएंगे जब भी कहीं पे आपका ओन चलेगा मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट पे, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो आपका कोई और प्रोडक्ट है। तो ओन जहाँ भी चलेगा कहीं ना कहीं जाके वो डिमांड सप्लाई की गेम है, तो जहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसकी मार्केट टूटेगी। तो अब हम पाकिस्तान का कहें वर्ल्ड डाउन गलत होगा, वर्ल्ड इसके लिए होगा एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की इस टाइम पे, कि आप इस टाइम पे जो आप बाइंग करेंगे वो आपको ज़्यादा गेन देगी। और हमेशा गेन अच्छा लेने के लिए आप रियल एस्टेट को देख लें, कहीं भी देख लें, डिपेंड करता है आपने बाइंग के अंदर आपने कितना अर्न किया। अगर आपकी बाइंग अच्छी है तो आपका गेन डेफिनेटली ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप पीक टाइम पे बाइंग करेंगे, जब मार्केट हम कहेंगे डाउन नहीं जी, मार्केट तो बहुत जो है वो अच्छी जा रही है, चाहे वो किसी भी जगह पे है, तो आप वहाँ पे बाइंग करेंगे तो आपके गेन के चांस डेफिनेटली कम होंगे, या एक आर्टिफिशियल आपको एप्रिसिएशन मिलेगी जो कहीं ना कहीं जाके टूटेगी, वो नेचुरल नहीं होगी। सही। अच्छा नुमान साहब, ये बताइए कि आपके पास सारे अभी ऑन गोइंग वही प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप बुक कर सकते हैं एंड देन यू वेट फॉर द प्रोडक्ट, या फिर ये कि रेडी टू मूव भी अवेलेबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट्स वो भी हैं जो हमारे नियर टू कंप्लीशन है, जो 2 से 3 महीनों के अंदर हम डिलीवर करने जा रहे हैं। क्या नाम और है? डिवाइन हमारा प्रोजेक्ट है, एक हमारा MGC 5 प्रोजेक्ट है, हमारा एक MGC जूल प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट है, वो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावा हम लोग 2 प्रोजेक्ट्स इसी मंथ में और दे रहे हैं, एक हमारा बैरियर टाउन में और एक हम DHA 2 में। तो जो आप प्रोजेक्ट इस तरह के लेना चाहें जो रेडी टू मूव, ये सब इस्लामाबाद में? जी इस्लामाबाद में। सही। तो रेडी टू मूव जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आपका आप उसमें कोई ब्रांड कमिटेड जो एरिया वो भी हमारे पास है, चाहे उसको आप शेयरिंग स्पेस में बाय करें। सपोज़ कि अगर एक आप मिनिमम कोई इन्वेस्टमेंट हमसे 10 लाख रुपए की करना चाहता है, तो वो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी कर रहा होगा, और को मैक्सिमम जाके 10 करोड़ 15 करोड़ मैक्सिमम की तो हर कोई लिमिट नहीं है, वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होगा तो वो प्रोडक्ट्स भी हमारे पास होंगे। और एक हमारे इस्लामाबाद में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है शेयरिंग स्पेस का, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ देखने वाली है कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, बजाय कि आप जाके एक सोसाइटी की फाइल लें और आपको कोई पता ना हो कि उसके पास लैंड कितनी है, NOC कब मिलेगा, आपको प्लॉट कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप उससे शेयरिंग स्पेस पे ले लें। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो क्लाइंट्स को देखने वाली चीज़ है कि वो जो भी प्रोजेक्ट है क्या वो कंप्लीट प्रोजेक्ट ही शेयरिंग स्पेस पे तो नहीं है, क्या उसका पोजेशन कभी नहीं मिलना, वो एक जो डेवलपर है वो हमेशा उसको अपने पास रखेगा, तो उसके अंदर उसके मिसयूज़ के चांस हो सकते हैं कि कल वो उसको एज ए बैंक मॉर्गेज में ले जाए, किसी और को सेल कर दे, या ओवर सेलिंग की भी हो। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट्स जो आपको कंप्लीट एक अथॉरिटी से ट्रांसफ़र के राइट्स के साथ बेचा जा रहा है, उसके अंदर ऐसा रिस्क नहीं होता। तो हमारा जो बेसिकली बिजनेस मॉडल है, हम प्रॉपरली उसको ट्रांसफ़र के राइट्स के साथ दे रहे हैं। जो भी उसकी मुतलका अथॉरिटी होगी उससे वो उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी और वो उसका ऑनर होगा, और जो रेंट उससे आएगा वो डायरेक्टली उस ब्रांड से हम उसके ही डायरेक्टली अकाउंट में जा रहा होगा। तो जो कमिटमेंट्स होंगी रेंट की वो हम लोग उसको MGC की खुद हमारी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं कि ये आपका यहाँ पे ब्रांड रहेगा और आपको वो रेंट जो है मिलता रहेगा। तो सिर्फ हमारा इसमें एक ख्वाब तो ये है कि हर पाकिस्तानी के पास अपना घर हो। दूसरी चीज़ ये कि हम ऐसी प्रोडक्ट दें जो मिनिमम कोई 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो भी कर सके, और जो मैक्सिमम जाके 10 करोड़ 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो भी कर सके। तो इस तरह की हम लोग अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन की हुई है, उसमें चाहे वो रेडी प्रोडक्ट ले, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे ले, चाहे वो 1% पेमेंट प्लान के ऊपर ले। सो इफ़ आई एम गेटिंग दिस करेक्ट, शेयरिंग मॉडल का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर आपके उसमें लेट्स से 4000 स्क्वायर फीट की एक शॉप है और मैं उसमें 1000 स्क्वायर फीट मैं लेता हूँ, और फिर इस तरह 1000 वाले 3 और हैं, और जो भी उस पर ब्रांड आता है वो जो भी उस पर रेंट देता है उन चारों में एरिया वाइज डिवाइड होता है। ऐसे ही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही। उसमें मतलब यही होगा, अगर वो 4 लोग हैं डेफिनेटली उसके चारों ऑनर हैं, तो वो चारों ऑनर हैं, लेकिन उसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, ठीक है, कि वो आपस में कोई इशू होगा। वो एज ए बिल्डर ये चीज़ हम मैनेज कर रहे होते हैं, और उसमें शेयरिंग की परसेंटेज है, ना कि आपका
कि आपका ये फ्रंट है या बैक है, इसमें कौन सा हिस्सा आपका है। आपका बेसिकली यूनिट है और आप उसमें इतने % के ऑनर हैं, सेकंड जो इतने % के ऑनर हैं, थर्ड इतने % के ऑनर हैं। और जब भी उसको आप सेल करना चाहें, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट से इजी सेलिंग इसकी है। हो सकता है आपका जो साथ शेयर होल्डर है वही इंटरेस्टेड हो आपको परचेज करने में, तो आपको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिल रही होती है। या अक्सर बेशतर हम देखते हैं बिल्डर बायबैक भी कर लेते हैं। बायबैक मॉडल जो है वो अगर तो आपका जो मार्केट का रियल एप्रिसिएशन है उसके साथ है, उतनी उसके पास डिमांड है और वो बायबैक कर रहा है, फिर तो वो एक रियलिस्टिक मॉडल है। लेकिन अगर वो एक एज ए कमिटमेंट कर रहा है और प्रोजेक्ट बना ही नहीं है, वो बायबैक कर रहा है, वो बस एक पैसे की टोपी घूम रही है, वो एक डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके वो एक जो है वो बैलून बनेगा और वो बबल फटेगा और वो सबके लिए एक जो है वो नुकसान होगा। भी ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं मार्केट में कि इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आए हैं। लेकिन ये हमने जब इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ को हमने उस टाइम जो है वो वेरीफाई करना है कि हम जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और उसकी सिक्योरिटीज़ क्या हैं, और जो हम जिस लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिस कंपनी को पैसे दे रहे हैं क्या वो दोनों सेम हैं। मतलब जिस हमने कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला उसके नेम पे वो लैंड एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। अगर वो लैंड किसी और की, आप पैसा किसी और को दे रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि पैसे मुझे दिए जाएं और लैंड आपके नाम पे हो और कल मैं आपसे क्लेम करूँ। ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये चीज़ें देखने वाली, फिर इसमें रिस्क नहीं है। नुमान साहब ये बताइए कि जो एक एंड यूज़र है जो परचेज़ करने जा रहा है प्रॉपर्टी, और उसके जहन में क्या चल रहा होता है, उसने अपने लिए रहने के लिए लेनी होती है या फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है, आगे जाके बेच दूँ अप्रिशिएट हो जाए, या फिर वो रेंटल इनकम चाह रहा होता है। आपकी नज़र में क्या ट्रेंड चल रहा है उनके जहनों में? आपने जितना रीड किया है क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को, आपकी क्या असेसमेंट? इसमें ऐसे कि जो हमने क्लाइंट को रीड किया है, क्लाइंट हमेशा जो है वो बेनिफिट लेना चाहता है, वो चाहे उसको रेंट की मद में हो, एप्रिसिएशन की मद में हो, या उसको जो है वो एक गेन आए। ठीक है, उसका मतलब एसेट जो है वो अगर अप्रिशिएट कर गया तो वो एक मेंटली सेटिस्फाइड है कि मेरा ये एसेट मैंने बाय 10 करोड़ का किया था, आज इसकी वर्थ जो है वो 15 करोड़ रुपए की है। तो अगर उसको वो सेल कर रहा है तो उसको बीच में 1 करोड़ 2 करोड़ बच के गेन उसको आ गया, तो डेफिनेटली उसको भी जो है वो एंजॉय करता है और रेंटल इनकम आ रही है, उससे भी खुश है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारा पाकिस्तान का नहीं है, ओवरऑल अगर मैं एक ग्लोबल मार्केट को देखूं तो उसमें 2 चीज़ें सिर्फ बेची जाती हैं। एक है लालच और दूसरा खौफ। कि हम ओवरऑल अगर देखें तो हर प्रोडक्ट के अंदर एक हम लोग उसको लालच देते हैं कि ये चीज़ आप लोगे तो ये बेनिफिट्स होंगे, और या हम उसको एक खौफ दिखाते हैं। तो या उसके अंदर कोई उसको दिखा नहीं भी रहा, वो खुद से जब चीज़ें जाता है वो एक डर कर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा, जबकि वो एक राइट टाइम होगा उसका वो स्टेप लेने का, उसकी वो इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन वो उस खौफ की वजह से जो एक देखा देखी पैदा हुआ है, सुनाई सुनाई बात है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा। और लालच की हम बात करें तो लालच में वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएगा, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे एक दुबई की मार्केट का, जी वहाँ लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि वो एक लालच है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मुझे ये अप्रिसिएशन मिलेगी, मुझे ये रेंटल इनकम होगी और मैं जाके इन्वेस्टमेंट कर दूँ, और जब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगा फिर हम उनको देख के जो एक खौफ में चले जाएंगे कि अब यहाँ तो हमने इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट करते हुए बल्कि हमने अपने टीम को इस चीज़ के लिए हमने प्रॉपर एक एजुकेट किया, और उसके ऊपर प्रॉपरली हमने कुछ वीडियोस की कि हम जो है वो लोगों को इस चीज़ के ऊपर एजुकेट करें कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहली तो डेफिनेटली आपकी एक नीड होनी चाहिए। तो नीड आपकी क्या है कि मेरा एक पैसा एक जगह पे सिक्योर हो, मेरा घर बने, मैंने उसमें रहना है, या मैंने ये एक एसेट बनाना है जो अप्रिशिएट भी करे और जो है मुझे एक माकूल इनकम भी दे। लेकिन जब हम लोग एक लालच में चले जाएंगे कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करो और इतना मुझसे आप मंथली प्रॉफिट लेना शुरू कर दो, और आपका ये जब एसेट इतने टाइम के बाद इसकी इतनी अप्रिसिएशन हो जाए, ये अपना अप्रिशिएट कर जाएगा, और वो अप्रिशिएट मार्केट से आपको मिले ना मिले, वो आपको अप्रिसिएशन गेन की शक्ल में आपको मैं दे दूंगा और आप मुझे दे देना। अब हम यहाँ पे लालच में जाएंगे, तो लालच में जब हम बाय करेंगे तो उसमें डेफिनेटली जो है वो एक लॉस के चांस होंगे।
और इसी तरीके से जब हमें कोई ऐसा नज़र आएगा स्कैम, तो फिर उसके बाद हम एक खौफ में चले जाएंगे और जो हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो हम वेस्ट कर देंगे। तो जब भी आप बाइंग करते हुए, स्पेशली प्रॉपर्टी में, आपको अगर आप हाई राइज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको सबसे पहली चीज़ देखने वाली है कि जो लैंड है वो डेवलपर के नेम पे है, एनओसीज उसके पास तमाम अथॉरिटीज़ की जो उसको रिक्वायर्ड है वो अप्रूव्ड है, और थर्ड उसका कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है, वो जो उसने कमेंट किया उसके मुताबिक वो चीज़ें चल रही हैं, तो फिर वो आपका रिस्क नहीं है। लेकिन आप उसकी उन बातों पे चले जाएंगे कि इसके अंदर ये रेंटल आएगा या ये अभी से स्टार्ट कर लें या इसमें ये अप्रिसिएशन हो जाएगी, आपने उसकी लोकेशन को नहीं देखा, सिर्फ उसकी बात को सुना कि ये लोकेशन बहुत अच्छी होगी, यहाँ पे इतना एरिया डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ये हम लोग देख रहे हैं कि जो लैंड है वो एक डेवलपर के जो है नेम पे है और उसके तमाम एनओसीज हैं और जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वो प्रॉपर उस प्रोजेक्ट की चल रही है, तो उसमें आपका जो है वो रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ देखी है कि इसमें बस मुझे जो मैक्सिमम ये दे रहा है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ, तो आप लालच में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है वो लॉस के चांस जो है वो ज़्यादा हैं। और आपने जिस टाइम भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने सबसे पहले उस बिल्डर की एक क्रेडिबिलिटी देखनी है कि क्या वो और बिजनेसेस कर रहा है, और इस डेवलपमेंट की साइड के ऊपर वो जो डिपेंड कर रहा है क्या वो पब्लिक मनी पे कर रहा है, जो लैंड है वो उसके अपने नेम पे है, और जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, स्पीड, ये सब चीज़ें जो हैं उसकी ठीक रही हैं। ये सब चीज़ें अगर आप देख रहे हैं, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लोकेशन। और लोकेशन हर हम लोग देखते हैं कि एक 3D में हमें दिखा दिया जाता है, कोई एक बड़ा सा सेलिब्रिटी लेके हमें दिखा दी जाती है लोकेशन ये ऐसी होगी, लेकिन वहाँ पे जब ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं तो कुछ नहीं होता। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा या वो पूरा वो टाउन या वो पूरा एरिया बिल्ड कर लेगा। तो अगर वो अपना प्रोजेक्ट टाइमली बना भी जाता है तो वो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि सब लोग जो हैं वो उतने टाइम के अंदर सारी चीज़ें डेवलप कर पाएँ। जब वो सारे लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली वो जो अप्रिसिएशन आपको दिखाई जा रही है वो अप्रिसिएशन एक आर्टिफिशियल है, वो कभी भी वहाँ पे रियल में नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप एक डेवलप एरिया में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको 1000% इस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि अगर वो एरिया पहले से डेवलप्ड है और आप उसमें एक यूनिक चीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें डेफिनेटली एक डिमांड होगी और उसमें जो आपको एक अप्रिसिएशन मिलेगी वो आपको एक इस तरह की मिलेगी कि जो आपको किसी की बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद उस टाइम पे भी शायद इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरा ये एसेट कितना अप्रिशिएट करके। तो मकसद ये है कि हमने जब भी बाइंग करनी, हमने लालच में तो बिल्कुल नहीं जाना और खौफ में भी नहीं जाना। जो करंट सिनेरियो है कि ये टैक्सेस हैं, ये मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन नहीं है, बेसिकली बेस्ट टाइम है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमने अवेल करना है और हमने इन्वेस्ट करना है। और इवन स्टॉक मार्केट भी जब डाउन होती है वो बाइंग टाइम होता है, उसी टाइम आपने लेना होता है, क्योंकि फिर उसने आप ही जब भी आप किसी चीज़ के अंदर गेन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वो कभी भी पीक टाइम के ऊपर बाइंग नहीं की जाती। पीक टाइम के ऊपर बाइंग करने का मतलब कि ज़्यादा चांसेस जो हैं आपके वो जो है गेन कम करने के हैं। अगर लॉस में ना भी कहूँ तो वो गेन कम होगा। और जो टैक्सेशन का खौफ रहता है लोगों को, साथ के साथ टैक्सेशन का खौफ देखें, वो तो हमने खुद से अपने ऊपर तारीख कर ली है कि हम एजुकेट हो नहीं रहे कि मैंने ये एसेट लेना है, इसको डिक्लेयर कैसे करना है, मुझे वाइट करना है तो इसको मैं क्या करूँगा। देखिए, हम इंस्टॉलमेंट्स पे अगर बाइंग कर रहे हैं तो हमने सिर्फ वो जो डाउन पेमेंट दे रहे हैं फर्स्ट 10%, हमने जस्ट वो अमाउंट डिक्लेयर करनी है। बाकी इंस्टॉलमेंट्स हम जो हमारी इनकम है उसमें से हम प्रॉपरली उसको अपने एक्सपेंस में शो करके हम प्रॉपरली एक एसेट भी बना सकते हैं, उस पर टैक्स भी बहुत लिमिटेड है। और जब वो कल एसेट हमारा 7 साल 10 साल के बाद सेल हो रहा होगा तो उसमें जो भी हमारी अप्रिसिएशन होगी वो हमारी 100% वाइट होगी और जिसको कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन हम फिर वही चीज़ आ जाती है कि जिधर हमारी हवा चल रही है उधर चल पड़ते हैं कि डॉलर्स बाय हो रहे हैं तो हम लोग डॉलर्स खरीदने लग पड़ेंगे, चाहे वो लीगल है नहीं है, चाहे उसका गेन जो कभी वाइट होगा नहीं होगा। और हमें गोल्ड की तरफ किया तो हम गोल्ड की तरफ लग गए। लेकिन जो आपका सबसे एक्स्ट्रा पैसे का जो एक बेहतरीन यूज़ है वो आपका प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी जो हमारे
करंट जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो हम लोग एक मॉडर्न हाई राइज के ऊपर आ चुके हैं, अब मॉल्स का एक ट्रेंड आ चुका है, अपार्टमेंट्स का एक कल्चर आ चुका है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें जिसका कल डिमांड ज़्यादा होगी, चाहे वो रेंटल है चाहे वो आप परचेजिंग है, तो इस चीज़ की डिमांड है, ना कि हम ओपन लैंड्स लें जिसके बाई लॉज हर साल चेंज हो रहे हैं। आपको पता चलता है कि आपने प्लॉट एक लिया, उसका 50 फुट फ्रंट, अब तो उसके सेटबैक्स जो हैं वो 25-25 फुट उसके उस एरिया के आ चुके हैं और प्लॉट आपका वैसे ही ज़ीरो हो जाता है। आपको स्पेशल अप्रूवल लेके 10-10 फुट सेटबैक लेके भी आएंगे तो आप उसकी वायलेशन करेंगे और फिर आप पूरी ज़िंदगी ब्लैकमेल होते रहेंगे कि मुझे पहली बात में बस अप्रूवल नहीं है, और अप्रूवल जो मुझे मिला है वो उसके मुताबिक जो है वो है नहीं है, तो आपको हाई रेज में इस तरह के रिस्क्स जो हैं वो आपको नहीं होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा हम अच्छा नुमान साहब ये बताइए कि हम देखते हैं कि ज़ाहिर रियल्टर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, मार्केट में आते हैं, अपना नाम कमाते हैं, मगर एक पॉइंट के बाद अक्सर व बेशतर चीज़ें प्लस माइनस हो जाती है, नाम ख़राब हो जाते हैं। वो क्या वजूहात होती हैं कि ब्रोकर्स और रियल्टर्स जो हैं क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते या मार्केट में नेगेटिविटी आ जाती है उनको लेके? अच्छा, इसमें जुनेद भाई ऐसे है कि ये हम सिर्फ रियल्टर की बात नहीं करेंगे, हम देखें ओवरऑल डेवलपर, बिल्डर, रियल्टर, ये प्रॉब्लम सबके साथ आता है। और ये प्रॉब्लम कब आता है? जब भी हम लोग एक बहुत ज़्यादा के लालच में चले जाते हैं एक क्लाइंट से। कुछ जो रियल्टर्स हैं, जैसे भी आपने एक बात स्टार्ट रियल्टर से किया, तो डिफरेंट सोसाइटीज़ की जो हैं वो फाइल्स बेच रहे होंगे, डिफरेंट बिल्डर्स के जो हैं वो अपार्टमेंट्स बेच रहे होंगे, तो वो क्या करते हैं कि अपने ज़्यादा कमीशन के चक्कर में, अपने ज़्यादा इंसेंटिव्स के चक्कर में जाके वो एक बार्गेन करते हैं और वो क्लाइंट्स को वहाँ पे फंसा देते हैं जहाँ पे वो एक चीज़ डिलीवर नहीं होनी। ठीक है, अब वो वक्ते हाल तो ये समझते हैं कि हमने वो 1% के बजाय हमने 10% अर्न कर लिया, लेकिन वो मल्टीप्लाई 10 वक्ते हाल होता है, लेकिन वो आगे के लिए उस मार्केट के अंदर जो है वो उसका नेम डैमेज हो जाता है। और इसी तरीके से जो बिल्डर्स हैं वो सम टाइम प्राइस ऐसी दे देंगे, कुछ बिल्डर्स के जो प्राइस मैनेजेबल नहीं, उसको कॉस्ट भी नहीं करती होगी, तो वो अपनी इसमें कि हम ये जाके मार्केट ग्रैब कर लेंगे और वो अपना नेम ख़राब कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सम टाइम जो है वो देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये चीज़ सस्ती मिल रही है, उसको उठा लो, या ऐसी चीज़ के एक वो के शिकार में रहते हैं कि यार ये चीज़ मुझे यहाँ से सस्ती मिल जाए, तो वो इस चीज़ के अंदर जो अपना नेम ख़राब कर लेंगे। तो ये चीज़ हम पहले भी जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि फिर वो चीज़ आती है कि लालच में हमें सिर्फ एंड यूज़र ने नहीं, बेसिकली खा वो बिल्डर है, खा वो डेवलपर है, खा वो ब्रोकर है, खा वो इन्वेस्टर है, लालच में न जाएं आप। सबसे पहले अगर लालच करनी है तो वो अपने नाम की करें, और नाम एक ऐसी चीज़ है, जैसे एक हम पंजाबी का एक मुहावरा हमारे पंजाब में यूज़ होता है, शायद आपके कराची में वो आपको समझ में आए या ना आए, कि अगर सेहत चली जाए ना, मैं इसको उर्दू में थोड़ा सा आपको बताऊं, तो इंसान जो समझे आधा चला गया, तो अगर उसकी व्यवहार चला गया, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो समझे वो सारा ख़त्म हो गया। तो बेसिकली व्यवहार एक ऐसी चीज़ है कि मतलब सेहत गया तो बंदा आधा गया और व्यवहार गया तो बंदा पूरा गया। तो मतलब ये एक जो क्रेडिबिलिटी है ना, ये हमें मेंटेन करनी है। तो इसमें फिर कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें आपने सबसे पहले, कोई बिजनेस छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई इंसान छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। मेन चीज़ है कि आपकी कमिटमेंट, आपकी नीयत और आपकी जो विजन है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। आप अपने थोड़े के चक्कर में अगले का जो ज़्यादा वो तबाह कर दें तो ये ज़्यादती होगी। नौमान साहब, अच्छा ये भी बताइए कि पाकिस्तान में हम देखते हैं अक्सर रातों रात लॉज चेंज हो जाते हैं, रातों रात जी नई पॉलिसी आती है, CDA की पॉलिसी, KDA की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अब ये नहीं ऐसा है, अब ये हाइट नहीं हो सकती, अब इतने फ्लोर नहीं हो सकते। तो इस तरह की उसमें किस तरह आप नेविगेट करते हैं इस तरह के इश्यूज़ में? मैं एज ए बिल्डर बात करूँगा और एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तानी होने के नाते एक बात करूँगा, ऐसा नहीं है कि रातों रात जो है वो बाई लॉज चेंज हो गए हैं। हम बाई लॉज जब भी चेंज होते हैं वो डेफिनेटली हमें पता होते हैं, और हम लोग उसकी बेसिकली खुद वायलेशन कर रहे होते हैं, कि जैसे कि फ्लोर्स कम हो गए। अब कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो काम कर रहे हैं कि एक अभी आपका अप्रूव्ड ही नहीं है, आपकी हाइट, आपके फ्लोर, और आप उसको मार्केट कर रहे हो। अब आप क्लाइंट को ये एक बात में अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि मुझे इस हाइट की अप्रूवल नहीं मिली,
तो ये गलत है। बेसिकली अगर आपकी सपोज के अभी जो हमारा जूल प्रोजेक्ट है इसकी 300 फीट हाइट है, हम इसको मार्केट 300 हाइट कर रहे हैं, और ये RDA से हमारे ट्विन सिटी का फर्स्ट NOC है जो RDA से हमें मिला है 300 हाइट का। अब मैं इसको मार्केट कर रहा हूँ, मुझे पता है इसकी हाइट ये अप्रूव्ड है। अब इसमें कल भले बायलॉज चेंज हो जाए, वो 400 हाइट के आ जाए, वो 200 पे आ जाए, लेकिन मेरे अप्रूव मैप के नहीं होंगे। लेकिन अब उसको मैं सिर्फ प्लॉट को जब परचेज किया, उसमें देखा इसके बायलॉज में 300 हाइट आ रही है, उसको मार्केट करना शुरू कर दिया, और जब सबमिशन देने गया तो उस टाइम बायलॉज चेंज हो गए, और फिर इसको कहना देखिए जी पहले ये थे और अब ये थे। टेक्निकली उसको हम एज ए लीगल वे देखें तो जब तक हमारा मैप अप्रूव नहीं है उसको हम मार्केट जो है वो नहीं कर सकते। तो अगर हम मार्केट कर रहे हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि बायलॉज चेंज हों। तो अगर इस तरह से तो हो तो हम होम अप्लायंसेस का काम भी कर रहे हैं, उसमें GST है, तो आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, आप GST पे करते हैं, जब चेंज होते हैं तो आपको पता चलते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप खाने का ऑर्डर कर रहे हैं और आप कहें कि उस टाइम जो GST वो 5% था, जब बिल बनकर आया अब आपका जो वो 10% हो गया। तो सेम इस तरह के हमारे हाई राइज में 3-4 साल का टाइम जरूर है, लेकिन परचेजिंग टाइम के ऊपर जो भी हमें वो क्लैरिटी जो है वो देनी चाहिए, वो चेंज नहीं हो सकती। सही। नुमान साहब, ये जो जूल प्रोजेक्ट का भी आपने नाम लिया, इसके बारे में ज़रा बताएं हमारी ऑडियंस को कि क्या है, क्या बनने जा रहा है। अच्छा, जूल प्रोजेक्ट एक इंशाल्लाह हमारा एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट होगा, और मैं कल से बल्कि कराची में आपके जो है वो देख रहा था कि मुझे ये नहीं कि वो मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे इस तरह के एलिवेशन का कोई प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे नज़र नहीं आया। जो हमारा एक सबसे पहली चीज़ उसकी हाइट है जो 300 फीट हाइट है। सेकंड, जो हम उसमें अमेनिटीज़ दे रहे हैं, मतलब उसको आप एक फील करें कि अगर आप एक उसमें अपने घर में रह रहे हैं, और वो जो 32 अमेनिटीज़ हम दे रहे हैं, और वो अमेनिटीज़ जो सब वहाँ प्रैक्टिकल हैं, जो हो सकती हैं, जो सिर्फ आपके 3Ds की हद तक या आपके एक मार्केटिंग मटेरियल की हद तक नहीं है, वो सब जो वो प्रैक्टिकल हों, वो अमेनिटीज़ वहाँ पे हों, और आप वहाँ पे जब रह रहे हों तो आपका एक बिल्कुल ही जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज होगा, और आप जितना उसमें एक अच्छा फील कर रहे होंगे। नॉर्मली आप चाहे वो 10 कनाल के घर में जाके रहें और आपको पता चले कि मेरी जिम जो है वो यहाँ से कोई 10 मिनट की ड्राइव पे है, मुझे अगर हॉस्पिटल के लिए जाना है तो वो मेरे पास यहाँ पे कोई 30 मिनट की ड्राइव पे है। तो जब आपको ये सब चीज़ें एक जगह पर मिल रही हों, और सबसे बड़ी चीज़ जो सिक्योरिटी है वो भी आपको सबसे ज़्यादा मिले, तो मेरे ख़िलाफ़ उस प्रोजेक्ट में आपको बहुत रहते हुए जो है वो एक अच्छा फील होगा। और ये मैं बात एक ओवरऑल कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर मैं जूल की बात करूँ, जूल में हमने एक जो फील दी है, सबसे पहले उसमें एक आर्टिफिशियल बीच जो हम दे रहे हैं वो जो पहले किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, तो और वो बीच के जो प्रैक्टिकल हो। हमेशा मेरा लहरें आएंगी उसमें, जी वेव्स बिल्कुल उसमें होंगी, और एक आर्टिफिशियल बीच, उसमें जो आपकी आर्टिफिशियल सैंड जो है वो उसमें सारी, और वो सब चीज़ें जो आपको एक वो पूरा फील जो है वो एक, जिस तरह वो वीडियोस में देखते हैं चाइना में अपार्टमेंट के नीचे एक बीच बनी हुई है और लोग वहीं पे। तो इस तरह की हम उसमें जो एक डिफरेंट अमेनिटीज़ दे रहे हैं वो ऐसा पहले किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। और बाकी उस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी पार्किंग है, सबसे पहले जो हमारा मेजर इशू होता है वो कंप्लीट नहीं होती। हम बिल्डिंग्स बना देते हैं, पार्किंग होती नहीं है कंप्लीट, या उस पार्किंग का मिसयूज़ कर दिया जाता है। हमारे पास पार्किंग जो है वो उसकी 100% जो है हमारी वो कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी उस प्रोजेक्ट में जो है हमारे जो फीचर्स हैं उसमें स्मार्ट कार पार्किंग के, और इसके अलावा जो आपके मॉस्क है, और बाकी इसमें हमारे जो जितनी आपकी ये बच्चों की गेमिंग्स हैं या बड़ों की हैं, तमाम गेम्स, उसमें जो मेन चीज़ हमारे पूल्स, ये सब चीज़ें उसमें बहुत डिफरेंट तरीके से जो है वो आपको देखने में मिलेंगी। मतलब वो प्रोजेक्ट में अगर आपको पाकिस्तान के अंदर उसका कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट पे ऐसा एक कंपैरिजन के लिए देना चाहूँ तो मैं अभी फ़िल वक्त आपको नहीं दे सकता कि जो ऑन ग्राउंड मौजूद हो और यहाँ पे जो है ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो। हाँ, अलबत्ता 3Ds के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट्स में एक ख़ास बात हमेशा है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो गए हैं उनमें भी, और जो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी, कि वो हम 3Ds दे रहे हैं, वो आर्किटेक्चर दे रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल है। मतलब जो पाकिस्तान में हमारी एक्सपर्टीज़ हैं और पाकिस्तान में जिस टाइप का मटेरियल है, ये सब चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल हो सकती हों, हम इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं। और ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा एक चीज़ ये कह रहा होता हूँ
कि आप अगर एक किसी को अपना घर भी देंगे एक कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो एक बीच में ऐसी टाइल आपको दिखा देता है या कोई आपके किचन में ऐसी एसेसरी दिखा देता है कि ये लगाऊंगा मैं 3D में, तो आपको फ़ौरन एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये पाकिस्तान में मिलेगा कहाँ से? अगर ये अवेलेबल ही नहीं है तो ये 3D की हद तक है, ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो ये हम कैसे भूल जाते हैं हाई राइज के अंदर करते हुए कि हम जो 3D देख रहे हैं, जो उसमें चीज़ें यूज़ की गई हैं, आया कि वो यहाँ प्रैक्टिकल भी हो सकेंगी या नहीं। अगर वो प्रैक्टिकल हो नहीं सकती तो फिर हम गलत इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली भी हैं और फिर वो चीज़ यूनिक भी है और एक डिफरेंट फील भी देगी, तो उस प्रोजेक्ट का फिर डेफिनेटली जो है वो आपका कल ये सारी चीज़ें आपको एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है, एप्रिसिएशन है, आपकी रेंटल इनकम है, ये सब चीज़ें आपको तमाम आपके जो फियर्स हैं इसमें ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, और ये ज्यूल प्रोजेक्ट बन कहाँ रहा है? ये हमारा बैरिया टाउन में है। इसके सामने बिल्कुल डिफेंस विलाज हैं। DHA और बैरिया का ही जो एक जॉइंट रोड है, उसके ऊपर है मेन हमारा, और RDA अप्रूव्ड है और रिंग रोड के बिल्कुल जो है ये करीब है। अगर आप इसको ये कहें कि यहाँ पे आके कोई इस्लामाबाद में रहता है इस प्रोजेक्ट में हमारे, तो आप ये एयरपोर्ट की भी करीब है। अगर उसने लाहौर को जाना है रिंग रोड से मोटरवे को, वो भी वहाँ से करीब है। और अगर उसका कैपिटल में जो है कहीं पे भी कोई काम है तो वहाँ से भी करीब। बिल्कुल आप समझ लें कि एक फ्यूचर की एक सेंटर लोकेशन, और कंप्लीट आज की डेट में तमाम जो है वो एरिया डेवलप्ड एरिया है। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक इंटरनेशनल ब्रांड है 4 स्टार होटल बेस्ट वेस्टर्न प्लस, वो भी हम लोगों ने इसमें फ्रेंचाइज जो है वो परचेज़ की है। ना कि सिर्फ एक MOU साइन है, ये एक फॉर्मेलिटी के लिए प्रॉपरली इसमें जो है वो एक हमने जो है ब्रांड साइन किया है। और फिर कुछ और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो हम ऑलरेडी डिवाइन के अंदर भी अभी लेकर आए हैं, कल फ्यूचर में हम इसमें भी लेकर आ रहे होंगे। एक टर्किश ब्रांड है रेस्टोरेंट का, तस्कीम कबाब, और फिर एक दुबई का ब्रांड है शगफ हमारा कॉफ़ी शॉप, और एक जापानीज़ ब्रांड है जापानीज़ फूड। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है उसमें लेकर आ रहे हैं कि वो डिफरेंट टोटली जो है वो फील आए, और हम लोग वो सब चीज़ें जो है वो हर बंदे की अप्रोच में कर सकें। और क्या इसमें भी 1% प्लान है? अच्छा, 1% पेमेंट प्लान, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया, और इसी तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के अंदर हमने जो 0% डाउन पेमेंट ना, उसमें एक कंपेन करते थे कि बगैर एडवांस के आप कुछ भी चीज़ ले लें, जस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दें और ले जाएं। तो अभी आपने एक बात की थी प्रैक्टिकल कैसे होगा, तो उसमें भी ये चीज़ें उस टाइम कहा जाती थी कैसे प्रैक्टिकल होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो बगैर एडवांस आज तक देते आ रहे हैं, और तमाम जो बड़े ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन ब्रांड्स के साथ हम लोग काम करते आ रहे हैं, ना कि उसके अंदर कोई ऐसी आपकी लोकल प्रोडक्ट हो जिसको कोई जानता ना हो। तो इसी तरीके से जो 1% पेमेंट प्लान है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया है एज ए ऑफर, स्टार्ट नहीं किया। हम इसको अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में, इवन के जो हम प्रोजेक्ट अभी 3 महीने के बाद जिसकी डिलीवरी दे रहे हैं, उसके अंदर भी कोई हमसे आ जाके पेमेंट प्लान लेता है तो वो हमें पेमेंट शायद 2-3 साल में दे रहा होगा और डिलीवरी वो भी ले रहा होगा। ठीक है, तो ये हम ओवरऑल तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर दे रहे होंगे। और ये जूल की टाइमलाइन क्या है? जूल की टाइम लाइन हमारी 3.5 ईयर है, और 3.5 साल के अंदर हम डिलीवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। टोटल इसका 4 ईयर्स टाइम था, 6 मंथ इसके जो है वो गुजर चुके हैं, अभी 3.5 साल में इंशाल्लाह हम डिलीवर कर रहे होंगे। और इसके अंदर जो पेमेंट प्लान है वो हम 80 मंथ्स का भी दे रहे हैं और 90 मंथ्स का भी दे रहे हैं। मतलब आपने 90 मंथ्स 1% देते रहना है। अगर आप 1 करोड़ का यूनिट बाय करते हैं, 10 लाख रुपया आपने डाउन पेमेंट और 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट देनी है। और अगर आपका जो 10 करोड़ का यूनिट है उसकी इंस्टॉलमेंट आपने सिर्फ 10 लाख रुपए देनी है, वही 90 मंथ्स तक आप जो है वो देते रहेंगे। तो वो जो टैक्सेशन वाला आपने एक बात की थी वो भी इसके साथ में आपको फिर क्लियर कर दो कि आपने सिर्फ एक टैक्स हम 30,000 दे रहे होंगे, बाकी तो इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स है। जहाँ पे 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है वहाँ पे वो आपकी 1,03,000 पे इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, और वो 3,000 भी आपका टैक्स एडजस्टेबल होगा। अच्छा नुमान साहब, अभी आपने होटल का जिक्र किया, बेस्ट वेस्टर्न का जिक्र किया, क्या आप उसकी फ्रेंचाइज ले रहे हैं? आप हॉस्पिटैलिटी की डिमांड किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान में? और फिर जाहिर है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म साथ साथ लेंगे, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? अच्छा, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर मैं आपको थोड़ा सी ये बताऊं कि एक तो हमने अभी एक होटल ब्रांड जो है वो लिया है। डेफिनेटली हॉस्पिटैलिटी की यहाँ पे इस टाइम एक डिमांड है। हम एक अच्छे ब्रांड्स को और रीज़नेबल प्राइसेस को लेकर आने के लिए डेफिनेटली कंपटीशन बिल्ड होगा, प्राइसेस भी रीज़नेबल होंगी। और हम एक हमारा एक और प्रोजेक्ट है अभी, उसके अंदर भी हम एक इंटरनेशनल ब्रांड ही जो है वो हम लेकर आए हैं। वो भी अनाउंस मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, हम नेक्स्ट मंथ उसको उनको अनाउंस कर रहे होंगे। और सेकंड, आपने जो टूरिज़म की बात की हॉस्पिटैलिटी के साथ, डेफिनेटली टूरिज़म का जो एक बहुत बड़ा कनेक्शन है,
और उसके ऊपर भी हम लोग जो फ्यूचर में काम कर रहे हैं। हमारा बेसिकली जो सिटी है, बेसिकली मैं चकवाल के रहने वाला हूँ, हमारा बिज़नेस का स्टार्ट चकवाल से। इवन कि हमारा जो मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल में हमेशा जो एक चकवाल का नेम साथ लिखा जाता है, उससे हमें इस तरह की एक हमारी एक मोहब्बत आप कह लें, एक अटैचमेंट कह लें। तो हमारा जो चकवाल सिटी भी है ना, वहाँ पे भी ऐसे टूरिज़्म के बहुत ज़्यादा स्पॉट्स जो है वो मौजूद हैं, जो आज तक अभी इस तरह से हम उसको एक्सप्लोर जो है वो हम पाकिस्तानी नहीं कर सके, हम ओवरसीज़ जो है वो क्या कर रहे होंगे। तो हम उसके लिए भी इंशाल्लाह फ्यूचर की एक वर्किंग कर रहे हैं कि वहाँ पे भी हम ऐसे होटल ब्रांड्स लेकर आएँ, और वहाँ पे जो हमारे ऐसे जो एरियाज़ हैं जो अभी तक इतने ज़्यादा जो है वो जो है फेमस नहीं हैं, उनको हम ज़्यादा जो है वो आगे लेके चलें। तो ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी के ऊपर और टूरिज़्म के ऊपर हम काम तो जो करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, वो तो साथ साथ है। लेकिन इसमें साथ साथ जो हम दूसरी बात अभी एक कर रहे थे 1% के ऊपर पेमेंट प्लान, उसमें हमें जो हमने मेन काम किया है वो इस नियत से किया है कि दो चीज़ें, स्पेशली घर जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई भी तक 14 मिलियन घरों की डिमांड जो है वो मौजूद है, और हमारे पास घर जो है वो नहीं है, और हम ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक रेंटल के ऊपर जो वो रहने को तरजीह दे रहे हैं। तो हमने वो 1% पेमेंट प्लान बेसिकली इस तरह से किया है कि वो लोग रेंट जो है बचाएं, और वो रेंट की जगह अपनी एक मिनिमम इंस्टॉलमेंट के साथ जो है वो जो एक बड़ा एसेट जो है बनाएं। और वो लोग जो रेंट पे डिपेंड नहीं थे लेकिन एक एक्स्ट्रा मनी से अपना एसेट बाय कर सकते थे, अब वो क्या करते हैं बेसिकली कि अगर 1 करोड़ रुपए की सेविंग हुई है तो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर देनी। अब जो उसकी अप्रिसिएशन आएगी या रेंट आएगा वो उस 1 करोड़ रुपए पे आएगा। हमारा उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि वो आप 1 करोड़ पे 10 करोड़ रुपए का एसेट बनाएं, कि आप 1 करोड़ रुपए आपने जो सेव किया वो एज ए डाउन पेमेंट आपका जाए, और आप उसकी जगह 10 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, वो 10 करोड़ का एसेट जो होगा वो जो आपको अप्रिसिएशन देगा वो 10 करोड़ की देगा। तो आपका एक बड़ा एसेट भी बनेगा। तो इसमें इसी तरीके से जो बिजनेसमैन हैं जो शॉप्स रेंट्स पे लेके चल रहे हैं 17 से, तो वो अब कन्वर्ट हों अपने यूनिट्स में। और इसके अलावा जो हमारा इस्लामाबाद का भी, कराची की बात करो तो यहाँ पे एक मॉल कल्चर पहले से था, लेकिन इस्लामाबाद के मॉल कल्चर अब जो है वो आया। अगर हम कोई ब्रांड है, इवन के कोई अपना नया ब्रांड बनाना चाह रहा है, वो अपने एक शोरूम से बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो उसकी जो फर्स्ट चॉइस होगी वो मॉल होगा, वो शॉपिंग मॉल होगा। तो हम उसमें उसी शॉपिंग मॉल में उसको एक बहुत रीज़नेबल एक शॉप दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं साथ लेके चलें। अब इसी के साथ जब हम एक उसमें होटल ब्रांड भी लेकर आ रहे होंगे, उसमें डेफिनेटली जो हमारे जो ओवरसीज़ गेस्ट हैं वो भी उसमें आके स्टे करेंगे, हमारे नेशनल लेवल पे डिफरेंट सिटीज़ के से लोग भी जो हैं वो स्टे करेंगे, तो वो तमाम भी उनको बेनिफिट्स जो हैं वो दे रहे होंगे। तो ये चीज़ें हम इस तरह से लेके चल रहे हैं। बाकी जो हमारे इंशाल्लाह फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुलकर अभी नहीं बता सकूँगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँ कि हमारा प्रोजेक्ट जो भी होगा इंशाल्लाह वो हम पूरे पाकिस्तान को माइंड में रखेंगे, ना कि वो एक सिटी को जो हमारा स्पेसिफिक नहीं होगा। और उसका जो हमारा एंड यूज़र होगा, हमारा इन्वेस्टर होगा, वो हमारा पूरे पाकिस्तान से उस पर इन्वेस्ट कर रहा होगा, कि उसकी वहाँ की डिमांड होगी, क्योंकि हमेशा मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई पे चलती है। कि आप जब सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा कर दे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आता है। तो हम जहाँ जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ पे जाके हम प्रोजेक्ट्स देंगे, चाहे वो कराची है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो चकवाल है। तो हम ये देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो अप्रिसिएशन ले और सिक्योर हों हमारे, वो एरियाज़ हम जो हैं वो एक्सप्लोर करें, जिसके अंदर कल हमें NOCs में इश्यूज़ ना आ रहे हों। वो अगर हम बाय लॉज को देखें तो हम बाद में एक कहानी ना बनाएं कि हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स आ गए, उन्होंने रातों रात ये चेंज कर दिया। हम उसको प्रॉपर उसके बाय लॉज को पहले स्टडी करें, जो चीज़ें जहाँ प्रैक्टिकल होंगी हम उनको इंशाल्लाह लेके चल रहे हैं। ज़बरदस्त। और एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्केल इतना बड़ा हो एज योर्स MGC का, ज़ाहिर है आपकी एक CSR एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आप लोगों को भी मद्देनज़र रखते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिटिंग बट इट्स ऑल्सो अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, गिविंग बैक टू द कंट्री। तो आपके यूथ इनिशिएटिव्स भी काफ़ी चल रहे होते हैं साथ साथ, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, जो अभी यूथ के लिए तो हमने एक स्पेशल जो है वो एक अभी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट भी किया है,
अभी जब भी हमारे HR के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जॉब फेयर्स हो रहे होते थे, तो उसके अंदर भी जो हमारे फ्रेशी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने एजुकेट करना शुरू किया। और अभी हम एक प्रॉपर जो है वो एक एफिलेट जो है वो एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। अब उसमें क्या होगा कि बेसिकली हम सिर्फ एक ट्रेनिंग्स दे रहे होंगे कि एक बंदा कहीं पे भी जाए अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे उसका इतना एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ उसके लिए प्रॉब्लम ना बने। तो हम उसको एक ट्रेनिंग दे रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो हमें थ्रू जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें जो है वो ज्वाइन करे, या हमारे वो ऑफिस में जो है वो प्रॉपर जहाँ ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं वहाँ पर वो आए। तो हम ये चीज़ें लेकर चल रहे होंगे ताकि हमारी यूथ इस रियल स्टेट को समझे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इसके साथ जैसे अभी आपने बात की, हॉस्पिटैलिटी है, हमारे जितने फैशन ब्रांड्स हैं, हमारे फूड ब्रांड्स हैं, हमारे फ्यूचर में जो इंटरनेशनली जो ब्रांड्स हैं वो जो यहाँ पे आने वाले हैं, और कुछ ब्रांड्स जो हम यहाँ पे बनाएंगे नए, यही हमारी यूथ एक नया ब्रांड डेवलप करेगी और वो उसके एक चेन स्टोर बनाएगी और उसको इंटरनेशनली भी जो है वो जाके पाकिस्तान का जो वो नाम उसमें बनाएगी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लिंक रियल स्टेट से हैं। तो इसकी ट्रेनिंग ना कि सिर्फ ये है कि एक प्लॉट कितने का लिया है, उस पर इतना प्रॉफिट हो गया, बेच दिए, कमीशन है, ये नहीं है। बेसिकली हमें एक प्रॉपर रियल स्टेट जिसके अंदर उसका आर्किटेक्चर्स, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके MEPs, उसकी आगे प्लानिंग, उसकी फिजिबिलिटीज़, तो ये तमाम चीज़ें जो उनको हम उसमें एक ट्रेनिंग्स देनी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और कुछ इसको हम प्रॉपर लेके चलना चाह रहे हैं। ज़बरदस्त। यानी आप एक माशाल्लाह पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे जी इट्स बिल्कुल, नॉट जस्ट कस्टमर्स एंड यू बट ऑल्सो एक इंटायर चेन जो कि उसको फैसिलिटेट करे और बिल्कुल ऐसे ही। सबका ओवरऑल एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसे ही बेहतर ये करे। एक ऐसा सिस्टम होगा कि इसको आप एक साथ R&D भी आप कह रहे होंगे, जिसके अंदर हमें भी रिसर्च करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, और उस रिसर्च की बेस के ऊपर हम जो एक डेवलपमेंट्स जो हैं वो कर रहे होंगे। तो इसके लिए हमने एक ऑलरेडी जो एक R&D डिपार्टमेंट हमारा जो है वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस अपने सिस्टम में जो है वो करवाया, जो रिसर्च कर रहा है मार्केट के अंदर, वो नेक्स्ट 10 ईयर्स को क्या देख रहा है, वो नेक्स्ट 20 ईयर्स को कैसे देख रहे हैं, हमका नेक्स्ट 30 ईयर्स को कैसे देख रहे हैं, कौन से ब्रांड्स हैं जिनका हमारे पास जो है वो एक स्पेस मौजूद है। तो उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, ना कि वो एक कंक्रीट का घर बना रहे हैं। बेसिकली ये कि उसके अंदर उस विज़न को हम लेके चल रहे हैं जो हमें फ्यूचर में हमारी यूथ को और हमारी जो जितने भी हमारे शहरी हैं उनको ये एक बेनिफिट देगा, चाहे वो ओल्ड एज हैं तो उनके लिए अगर कोई एसेट बिल्ड करते हैं तो वो उनके लिए भी एक बेनिफिशियली हो। अच्छा नुमान साहब, हम जैसे शुरू में हमने बात की कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड आता है फिर सारे पीछे लग जाते हैं, तो आपने जिस तरह गेम चेंजिंग रेवोल्यूशन लेकर आए 1% पेमेंट प्लान, अगर आने वाले वक्तों में हम 6 महीने साल में देखते हैं कि जी सारे ही दे रहे हैं, तो फिर आप इसको किस तरह देखते हैं, या सारे कर सकते हैं? देखिए ये तो अब देखने में तो पाकिस्तान में ऐसा ही है कि जो एक बंदा कर रहा होता है सब लोग वही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सब करें तो ये तो अच्छी बात है, हमारे मैक्सिमम लोगों के पास घर जाएंगे। लेकिन फिर वो ये गेन इसमें बात मैं करूँगा कि जो कमिटमेंट हो वो पूरी हो। अगर कमिटमेंट्स पूरी हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आप इस पर टोटली डिपेंड जो पब्लिक मनी पे है वो उनके लिए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। बाकी अगर हम सब लोग करें तो पाकिस्तान की हमारी इकॉनमी को, हमारे पाकिस्तान के एंड यूज़र को, इन्वेस्टर को, इवन कि हम जो ब्रोकर की बात करते हैं, सब के अंदर सब जो हैं वो बेनिफिशरी होंगे और विनर होंगे। ज़बरदस्त। और विनर होगा, एंड यूज़र विनर होगा पाकिस्तान। नुमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त हमें इंसाइट दी एंड आई विश यू वेल। ये एक मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी पाकिस्तान में सुनने के लिए, और मुझे लगता है कि इससे लोगों को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड पेमेंट प्लान, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि ज़ाहिर है जो तनख्वाहदार है वो तो सोच ही नहीं सकता कि वो प्रॉपर्टी इस तरह पोजीशन की तरफ जा भी सके, लोगों का ख्वाब ही होता है। तो आई एम ग्लैड कि आप जैसे लोग इस तरह की रेवोल्यूशन ला रहे हैं, ख़ास तौर पे रियल स्टेट में। जिस तरह हमारे यहाँ एक हर घर का ख्वाब होता है कि अपना घर हो, तो इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो है अपना ये ख्वाब वाकई अब पूरा कर सकते हैं। तो आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा, MGC की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अगेन
1% के साथ, चाहे आप रेंट करना चाहें, आपको रेंटल इनकम चाहिए हो, चाहे आपको अपने लिए घर बनाना हो या आपको कारोबार करना हो, शॉप लेनी हो, तो आप ये सब कर सकते हैं 1% की मंथली पेमेंट प्लान के साथ। तो इसके बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं, MGC की डिटेल्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लान, इट्स अ रेवोल्यूशनरी प्लान। और मैं भी फिर ज़रा चेक करता हूँ कि जूल में, भाई हम भी ज़रा इस्लामाबाद जाते हैं, हमें बीच अगर याद आए कराची की, नीचे चले जाएंगे, बीच का मज़ा ले लेंगे। सो आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से। अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। अगर आपको लगता है मैंने कोई कमेंट नहीं कोई सवाल नहीं किया, तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस दैट। और MGC की डिटेल्स मौजूद हैं, आप उनसे भी डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। नुमान साहब, वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।